नमस्कार, रिपोर्टर लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। रिपोर्टर लाइव में दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। खबरों की अब शुरुआत करेंगे, जहां सेना के अपमान को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भड़क गए। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और कहा कि बीजेपी वाले सेना का निरंतर अपमान करते रहते हैं। इसी के साथ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए और क्या कुछ कहा है, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के विवादित बयान को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर डाली है और साथ ही साथ बीजेपी पर बड़ा हमला भी बोला है। दरअसल मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बताया था, जिसको लेकर देश के साथ साथ यूपी में भी सियासी पाला हाई रहा। इस बयान को शर्मनाक बयान बताया गया। अभी यह मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने एक और विवादित बयान दे डाला। जगदीश देवड़ा ने कहा कि सेना ने जिस तरह से ऑपरेशन किया, इससे सेना और जनता पीएम मोदी के लेकर नतमस्तक है। इस बयान के बाद सियासी उफान आ गया। विपक्षी दल अब बीजेपी सरकार और बीजेपी के डिप्टी सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए यहाँ तक कि भी कह डाला कि विजय शाह की तरह स्वतः संज्ञान लेकर कोर्ट डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यहाँ चापलूसी की सारी हदें पार कर दी गई, इससे देश प्रेमियों को काफ़ी धक्का लगा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि चापलूसी एक भाग लेती है। उनके कहने का साफ मतलब है कि जिस तरह से सेना के ऑपरेशन को लेकर बीजेपी के मंत्री लगातार विवादित बयान दे रहे हैं और यह बयान चापलूसी में दिया जा रहा है, जिसे जनता देख रही है। फिलहाल सेना को लेकर विवादित बयान पर अब सियासी पारा हाई हो चला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एमपी के मंत्री और डिप्टी सीएम पर केंद्रीय नेतृत्व क्या कार्रवाई करता है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज। तो एक तरफ लगातार कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर अलग अलग राजनेता अलग अलग बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा शौर्य की यात्रा निकाली और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान शामिल हुए और ये तिरंगा यात्रा कानपुर देहात में निकाली गई। क्या कुछ इस दौरान विशेष हुआ है, बता रहे हैं सहयोगी गौरव शुक्ला। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज कानपुर देहात में देश के पराक्रम और उसकी शौर्य की गाथा लिखने के लिए कानपुर बेताब है। और आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और राज्य सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला और तमाम कानपुर देहात के जितने भी पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जितने भी लोग हैं, वो सभी इस यात्रा में शामिल है। कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर कहना, जिस तरीके से भारत की सेना ने आतंक के मुंह पर तमाचा मारा है, जिन्होंने माताओं और बहनों के सिंदूर के साथ खेलने का काम किया था, तो हमारे देश की सेना ने उनकी छाती पर चढ़कर वार किया है। जब बात देश की आती है तो पूरा देश एकजुट नजर आता है। इस पूरी यात्रा में तमाम छात्र छात्राएं हैं, तमाम जिले के लोग हैं। कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसे लोग नहीं है जो इस यात्रा में शामिल ना हो। तो कहीं ना कहीं कानपुर देहात की ये विशाल तिरंगा यात्रा होने वाली है। कानपुर से गौरव शुक्ला, इंडिया वाइज। तो ऐसी ही तस्वीरें औरैया से भी सामने आई, जहां सैनिकों के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में देशभक्त दिखाई दिए। क्या कुछ रहा औरैया में खास, बता रहे हैं सहयोगी दीपांशु। आज औरैया में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर एक सौर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में देशभक्त मौजूद रहे। वहीं पुरुष एवं महिलाएं के साथ साथ बच्चों में भी देश के प्रति उत्साह दिखाई दिया। बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने तिरंगा यात्रा में भारत माता के जयकारे लगाए, वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। यात्रा में कई लोग मौजूद रहे। भाजपा के पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यक्रम के आयोजक अवधेश भदौरिया ने बताया कि यह यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के तहत
किया गया था। औरैया से इंडिया वॉइस के लिए दीपांशु सावरन की रिपोर्ट। तो वहीं हरदोई में राष्ट्रभक्ति की भावना से उत्प्रोत भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर को सम्मान देना रहा। क्या कुछ रहा है हरदोई में खास, बता रहे हैं सहयोगी आनंद त्रिवेदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कामयाबी मिली है उसको देखते हुए आज हरदोई जिले में तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि हरदोई जिले में जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है उसमें कई मंत्री भी शामिल हुए थे और कई भाजपा के नेता भी शामिल हुए हैं और कई स्कूलों के बच्चे भी शामिल हुए हैं। हालांकि आपको बताते हैं कि हज़ारों की तादाद में भीड़ रही है और इसमें जो उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी व नितिन अग्रवाल आबकारी मंत्री और आरिफ खान सानू, जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन, भाजपा के लोग मौजूद रहे हैं। और आपको बता दें कि नोवाइस चौराहा, जो कि सिनेमा चौराहा, सोल्जर बोर्ड चौराहा और शहीद उद्यान के जाके वहाँ पे समाप्त की गई है। अब लगभग ये हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ से निकले हैं और लोगों के अंदर जो उत्साह देखने को मिला है, ये बहुत बड़ी बात है कि ऑपरेशन जो सिंदूर चलाया गया था उसकी कामयाबी को लेकर आज हरदोई जिले में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा चलाए गए सफल ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान संरक्षित आतंकवादियों को मार गिराए जाने और सेना की ऐतिहासिक उपलब्धि पर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी के साथ महाराजगंज में भी एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में क्या कुछ खास रहा, कौन कौन शामिल हुआ, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी अनुराग। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में सेना के शौर्य और सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में महाराजगंज जिले में आज भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में भाजपाइयों ने आज तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा की शुरुआत सदर ब्लॉक परिसर से हुई, जो सक्सेना चौक पहुंची। इस दौरान रैली भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बताया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सेना ने न सिर्फ उनके आतंकी ठिकानों को तबाह किया है, बल्कि यह संदेश भी दिया है कि अगर भारत में आतंकी गतिविधियां होती है तो भारत घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। विपक्ष पर तंज कसते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी नहीं है, इसीलिए वह इस तरह का बयान दे रहे हैं। इंडिया वॉइस के लिए महाराजगंज से अनुराग जायसवाल। तो वहीं पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर देश भर में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। और वहीं शनिवार को रामपुर में भी बीजेपी की ओर से 1100 फीट की तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का संदेश दिया गया। इस दौरान क्या कुछ खास रहा है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी सुरेश दिवाकर। सिंदूर और सैनिकों के सम्मान में आज रामपुर के अंबेडकर पार्क से गांधी समाधि तक तकरीबन 1100 मीटर जो तिरंगा यात्रा थी वो तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर सहित रामपुर के शहर विधायक आकाश सक्सेना सहित भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए। बहरहाल सैनिकों के सम्मान और ऑपरेशन सिंदूर के उपलक्ष्य में आज ये जो तिरंगा यात्रा थी वो निकाली गई। हालांकि तिरंगा यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सहित सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, आकाश सक्सेना सहित भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने किया था। अंबेडकर पार्क से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ होने के बाद गांधी समाधि पर तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। इंडिया वॉइस के लिए सुरेश दिवाकर, रामपुर। तो तमाम जिले से तिरंगा यात्रा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपने हरदोई, रामपुर, कानपुर देहात की तस्वीरें देखी, जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई और सेना के सम्मान और पराक्रम को सलाम किया गया। अब अगली खबर की ओर आगे बढ़ेंगे। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर अब तक विपक्ष पर सवाल खड़े कर रहा था और अब इस पर हाईकोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांग लिया। ये पूरी बात उत्तराखंड की हो रही है। हाईकोर्ट ने 19 में
तक जवाब मांगा है राज्य सरकार से और ये भी पूछा है कि आखिर पंचायत चुनाव में देरी क्यों हो रही है। तो उत्तराखंड धामी सरकार एक बार फिर से हाईकोर्ट के सामने अब पेश होगी और इसके लिए जवाब भी दाखिल करेगी। क्या कुछ इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर अब हाईकोर्ट ने भी बड़ा निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और कहा है कि 19 मई तक सरकार बताए कि वो पंचायत चुनाव कराने के मूड में है या नहीं। अगर कराने जाते हैं तो फिर किस तरीके की तैयारी अब तक की गई है। ये कहा जा सकता है कि 2024 में ही पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। सरकार की तरफ से तब प्रशासक बिठाने का काम यहाँ पर किया गया था और तब से लेकर अब तक ये कह सकते हैं कि 6 महीने का जो प्रशासन का जो कार्यकाल है वो भी पूर्ण होने की दिशा में बढ़ चुका है। ऐसे में पंचायत चुनाव में लगातार देरी हो रही है और अभी भी ये कहा जा सकता है कि जल्द पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी आरक्षण लागू नहीं हो पाया, वोटर लिस्ट फाइनल नहीं हो पाए, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव में आने वाले दिनों में और देरी यहाँ पर हो सकती है। इसीलिए हाईकोर्ट ने सरकार से भी जवाब मांगा है और कई जनप्रतिनिधियों ने भी इस बाबत कह सकते हैं कि हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और कहा था कि पंचायत चुनाव में हो रही देरी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है और किस प्रकार से पंचायत चुनाव को लेकर कहा जाता है। लेकिन पंचायत राज विभाग दावा कर रहा है कि वह तैयार है और पूरी तैयारियां हो चुकी है। कैमरामैन अफजल साहब, अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। तो वहीं गाजियाबाद थाना कौशाम्बी क्षेत्र के वैशाली इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब इलाके से गुजरने वाली हिंडन नहर में एक महिला ने छलांग लगा दी। महिला को डूबता देख टीएसआई और कांस्टेबल दोनों ने उसे बचाने की कोशिश में नहर में छलांग लगाई। क्या कुछ हुआ उसके बाद, बता रहे हैं सहयोगी प्रथम चौधरी। गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई तब वैशाली सेक्टर 1 की रहने वाली आरती जो महिला हैं, वो महिला अपने घर से कुछ खासू नहीं होकर घर से निकली और हिंडन नदी में जाकर छलांग लगा दी। उस वक्त खड़े टीएसआई और उनके साथी अंकित तोमर कांस्टेबल, टीएसआई धर्मेंद्र पवार और अंकित तोमर कांस्टेबल ने उन्हें देखा और दोनों ने देखकर जो है उसे बचाने का प्रयास किया। बचाकर आसपास के लोगों ने जो है और गोताखोरों ने मिलकर टीएसआई धर्मेंद्र पवार और आरती महिला जो थी उनको निकाल लिया गया। वहीं जो अंकित तोमर कांस्टेबल थे वो वहीं पर डूब गए। इसी के साथ 1.5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। उसके बाद 1.5 घंटे बाद जो है अंकित तोमर की बॉडी मिली। वहीं उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया। गाजियाबाद से मैं प्रथम चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। तो वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आह्वान पर आज पूरे देश भर में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीओके वापस लो अभियान के तहत जोरदार प्रदर्शन किया। प्रयागराज से भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। क्या कुछ है, बता रहे हैं आपको हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। आप पार्टी ने आज पूरे देश में देश की सरकार के खिलाफ, खासतौर से मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि जिस तरह से पिछले दिनों पाकिस्तान ने पहलगाम पर हमला करते हुए कुछ बेगुनाहों की हत्या की थी, उसके बाद जिस तरह से हालात बने थे, भारत के सैनिकों ने अपनी वीरता दिखाते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाया। लेकिन अमेरिका के मध्यस्थता के बाद जिस तरह से सीज फायर हुआ, अमेरिका का लगातार बदलता हुआ बयान जिस तरह से आ रहा है, उससे आप पार्टी के लोग काफ़ी नाराज़ हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि भारत की जो लचर नीति है मोदी सरकार की, उसकी वजह से एक अच्छा मौका जो पीओके को अपने कब्जे में लिया जा सकता था नहीं लिया। उसी को लेकर के आज पूरे देश में प्रदर्शन किया। संगम नगरी प्रयागराज में भी आप पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और इस नीति के खिलाफ भी नारेबाजी की और उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमेरिका का लगातार हस्तक्षेप बढ़ा है और अमेरिका ने जिस तरह से इस पूरे मामले में अपनी भूमिका निभाई है, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है और भारत की जो मजबूती है उस पर एक तरह से कमज़ोर करने की उसकी नीति है। और इसीलिए आप पार्टी ने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया और अपनी मांग की है कि भारत पीओके पर एक बार फिर से अपना कब्जा करे। शोएब भी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। तो वहीं अगली खबर सिद्धार्थनगर से, जहां छत की कुंडी में लटकता हुआ 70 साल के एक बुजुर्ग का शव बरामद हुआ। शव को लटकता देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। क्या कुछ हुआ उसके बाद, बता रहे हैं संवाददाता राकेश। सिद्धार्थनगर जिले के उसका थाना क्षेत्र के सुहास सुमाली का एक मामला सामने आया है, जो कि एक बुजुर्ग फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। वहां के लोगों का कहना है कि नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद वो
घर में गया और फंदे से लटक गया। अब क्या कारण थी कि उसे फंदे से लटकना पड़ा, ये तो जांच का विषय है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, सबको कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब देखने की बात यह है कि जांच में क्या निकलता है, किस कारण उसकी मौत हुई, क्या कारण थी कि उसे फंदे से लटकना पड़ा। अब ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि बुजुर्ग की मौत कैसे हुई। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइज। तो वहीं सीबीआई ने अमित टेलीकॉम समेत 39 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और फर्जी आईडी से फर्जी सिम कार्ड जारी करने का ये सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां सीबीआई की विशेष टीम ने ये पूरी कार्रवाई की है। क्या कुछ हुआ उसके बाद बता रहे हैं संवाददाता अतुल। लखनऊ में फर्जी सिम कार्ड रैकेट का खुलासा हुआ है। सीबीआई ने देश भर के 39 सिम कार्ड डीलरों पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें से 9 डीलर उत्तर प्रदेश के हैं। उसमें 9 में से एक डीलर उन्नाव के अमित टेलीकॉम, जो बिहार थाना क्षेत्र के भगवान नगर गढ़ेवा गांव में इनकी दुकान है, उस पर लगभग एक हफ्ते पहले सीबीआई ने रेड मारा था और इनके ऊपर आरोप है कि ये सिम कार्ड को फर्जी तरीके से इशू करते हैं, किसी दूसरी के आईडी पे दूसरे का फर्जी आईडी लगा करके इशू करते हैं, जिसका प्रयोग आपराधिक गतिविधियों में किया जाता है। सीबीआई ने 39 लोगों पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच में जुटे हुए हैं। उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र में एसओ राहुल सिंह ने बताया है कि सीबीआई का सहयोग सभी लोग कर रहे हैं एफआईआर पे जांच करने के लिए, और देश भर में इस पर कार्रवाई चल रही है और इन सिम कार्डों का प्रयोग आपराधिक घटनाओं में काफ़ी बार देखा गया। इस वजह से सीबीआई ने इस पर ध्यान दिया और इस पर अब कार्रवाई हो रही है। उन्नाव में अमित टेलीकॉम पर यह कार्रवाई हुई है और लेकिन अमित टेलीकॉम के मालिक आशीष का कहना है कि मुझे फर्जी फंसाया जा रहा है और इस कार्रवाई के चलते अन्य दुकानदार भी सहमे हुए हैं और वो भी अपनी आईडी और पुराने सिम कार्ड के सारे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं। पुलिस ने भी सबको चेतावनी दी है कि जो लोग इस तरीका का कार्य कर रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई होगी। अतुल सिंह, इंडिया वाइज, उन्नाव। तो वहीं अगली खबर लखनऊ से है, जहां गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और जवाबी फायरिंग में एक को गोली लगी है और एक बदमाश फरार होने में कामयाब हो गया। क्या कुछ रहा है पुलिस का ये पूरा प्लान, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद आसिफ। यूपी की राजधानी लखनऊ में बदमाशों और पुलिस के बीच बड़ी मुठभेड़ देखने को मिली। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गौ तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसके 2 अन्य साथी भागने में कामयाब हुए। मौके से पुलिस को असलहा भी बरामद हुआ है। दरअसल बीते 5 मई को गोसाईगंज थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास गोवंशों से भरा एक ट्रक बरामद हुआ था। यह ट्रक बदमाश पुलिस के आने की सूचना पर भाग निकले थे छोड़कर। पुलिस ने सीसीटीवी की जांच की तो उसमें साफ तौर पर दिखाई दिया कि गौ तस्कर स्विफ्ट कार से भाग रहे हैं। इन तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित हुई और तलाश तेज कर दी गई। शनिवार की भोर में गोसाईगंज थाने की पुलिस और स्थानीय पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी बीच बेली अंडरपास के पास एक कार दिखाई दी। कार को रोकने पर उसमें सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने एक बदमाश को घायल कर दिया। गैंडा नाम के पशु तस्कर के पैर में गोली लगी और वह वहीं गिर पड़ा, जबकि उसके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने मौके से असलहा बरामद किया। पुलिस का कहना है कि शोएब उर्फ गैंडा पर मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में कई गंभीर आपराधिक मुकदमे और पशु तस्करी के मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी तलाश चल रही थी। फिलहाल घायल शोएब को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दिया है। फिलहाल जिस तरह से यूपी में लगातार गौ तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं, पुलिस एक्शन भी कर रही है, लेकिन फिर भी लगातार गौ तस्करी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज, लखनऊ। तो अगली खबर आगरा से, जहां पंछी पेठा के नाम से नकली दुकान चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
कई सालों से असली नाम का मतलब बैनर का इस्तेमाल करके नकली पेठा बेचा जा रहा था, जिसकी वजह से असली दुकान का काफी नुकसान हो रहा था। क्या कुछ इस अभियान के दौरान किया गया है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी जीशान अहमद। दुनिया भर से लोग ताजमहल का दीदार करने ताज नगरी आगरा पहुंचते हैं और ताजमहल के दीदार के साथ साथ पंछी पेठे का स्वाद लेना वह नहीं भूलते। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आगरा में ताज नगरी आगरा को देखते हुए पंछी पेठे की तमाम दुकानें हैं, वह दुकानें असली हैं या नकली, ये कस्टमर को देख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग पंछी पेठे का जो नाम है, होर्डिंग है, उसको देखकर नकली पेठा भी ख़रीद लेते हैं और दुनिया भर में जाता है, क्योंकि पंछी पेठे का नाम दुनिया भर में मशहूर है। फतेहाबाद रोड पर तमाम ऐसी दुकानें हैं जहां पर पंछी पेठे के होर्डिंग और बैनर लगे हैं, लेकिन वह दुकानें ज़्यादातर नकली पाई जाती हैं। जिसके बाद पंछी पेठे के ऑनर के द्वारा आगरा पुलिस को शिकायतें की गई। शिकायतों के बाद आगरा पुलिस ने एक अभियान चलाया, जिसमें अभियान में तमाम ऐसी दुकानें फतेहाबाद रोड पर स्थित हैं जो ताजमहल के नज़दीक हैं, जहां पर पंछी पेठा तो होर्डिंग और बैनर लगा होता है, लेकिन वह असली पंछी पेठा नहीं होता, क्योंकि कस्टमर पंछी पेठे के नाम से वहां से पेठा लेकर जाते हैं, लेकिन वो पेठा नकली पेठा होता है और वो दुकान भी नकली होती है। इसी को लेकर आगरा पुलिस ने बड़े स्तर पर फतेहाबाद रोड पर अभियान चलाया और तमाम ऐसी दुकानें हैं जहां पर पंछी पेठे के नाम से होर्डिंग और बैनर लगे थे, उनको उतरवाने का काम आगरा पुलिस ने किया है। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। तो अगली खबर मेरठ से, जहां मेरठ के भगवानपुर थाना क्षेत्र इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। क्या कुछ रहा है आत्महत्या के पीछे का कारण, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी शाहरुख सैफी। मेरठ में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, थाना भावनपुर क्षेत्र में एक युवक ने प्रॉपर्टी के विवाद में खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतार लिया। ये पूरा मामला भाई से जुड़ा हुआ है कि रिश्ते के भाई ने अपने ही भाई को इतना प्रताड़ित कर दिया कि उसने खुद को गोली मारना ही मंजूर हो चुका था। इस मामले में उसने एक वीडियो बनाया और वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल भी किया है। वीडियो में स्पष्ट साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि वो बोलता हुआ नजर आ रहा है कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। मेरा सगा भाई और उसकी ससुराल वाले मुझे आए दिन मारते पीटते हैं और मेरे ही प्लॉट पे कब्जा किया हुआ है, लेकिन पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टा मुझ पे ही कार्रवाई करके मुझे बंद कर दिया जाता है। हाल ही में एक गोली चलाने की घटना को उन्होंने बना करके पुलिस के सामने रखा और मेरे पर मुकदमा दर्ज करा दिया। रोते हुए ये वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने संज्ञान लिया और इसमें गंभीरता से जांच के बाद हर पहलुओं पर कार्रवाई की बात की है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए मंदिर के आसपास 5 एकड़ भूमि अधिग्रहण की अनुमति दी है और 500 करोड़ रुपए मंदिर के कोष से खर्च होंगे, लेकिन ब्राह्मण महासभा और तीर्थ पुरोहितों ने योजना पर पुनर्विचार की मांग उठाई है। क्या कुछ है पूरा मामला, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी फारूक। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर को लेकर अब कॉरिडोर बनने का रास्ता साफ हो गया है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के आसपास की भूमि पर कॉरिडोर बनेगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट आदेश कर दिए हैं कि कॉरिडोर का निर्माण होगा, लेकिन ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का जो खर्चा है, वो जो कोष है, उस कोष से कॉरिडोर का निर्माण होगा। लगभग 500 करोड़ रुपए से इसका निर्माण होगा और 5 एकड़ भूमि में कॉरिडोर का निर्माण होगा। लेकिन जो ब्राह्मण सभा है और तीर्थ पुरोहित महासभा है, उनका कहना है कि एक बार राज्य सरकार इस पर पुनः विचार करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कॉरिडोर बनने से जो श्रद्धालु हैं और भक्तगण आते हैं उनको काफ़ी सुविधा मिलेगी। जिस तरीके से भीड़ का दबाव रहता है, भीड़ का दबाव कम होगा और कॉरिडोर से प्रत्येक व्यक्ति अपने आराध्य के आराम से दर्शन कर सकेगा। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक मथुरा। तो इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। आप बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।